हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएस पेपर वन की एनालिसिस, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम अभी खत्म हुआ। ऑप्शनल एग्जाम भी खत्म हो गए। 16 जनवरी को एग्जाम सारे खत्म हो गए। तो अब हम एक एक करके जीएस पेपर की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड रिसेंट ईयर में देखने को मिला है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं और किस टॉपिक से कम, कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है आगे आने वाले समय में उसके अकॉर्डिंग बना सके। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर मेंस की बात करें तो, कि स्टैटिक पोर्शन कितना आ रहा है, डायनामिक कितना आ रहा है, किस टॉपिक से क्या आ रहा है। इक्वली आप वैसे ही टाइम एलोकेट करके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख पाओ। तो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो ब्रॉड जियोग्राफी से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को लगातार 2-3 साल से मिल रहा है। ठीक है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में भी आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 साल से आपको देखने को मिल रहा है। फिर आता है एक ब्रॉडर कैटेगरी। ब्रॉडर कैटेगरी में मैंने इसको हिस्ट्री रखा है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है। तो इस हिस्ट्री वाले पूरे ये सब सेक्शन से मिला के टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 साल में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया, 250 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ऐसे सब डिवाइडेड है। ठीक। कभी ये चेंज भी हो सकता है, यूपीएससी है, यूपीएससी के मूड के ऊपर है, उसको क्या करना है। बट ये ब्रॉड कैटेगरी 2-3 साल से देखने के लिए मिल रहा है। सोसाइटी के 100 मार्क्स का क्वेश्चन भी 3-4 साल पहले आ चुके हैं। ठीक। तो प्रिपरेशन आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रख सकते हो। इसमें काफ़ी वेरिएशन यूपीएससी कर रही है। मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए इन लोगों, 40 मार्क्स का क्वेश्चन इन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिए। ठीक। आर्ट एंड कल्चर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मॉडर्न से 25 मार्क्स का पूछा था और आर्ट एंड कल्चर से 50 मार्क्स का पूछ लिया था और बाकी दोनों से 0-0 का। पोस्ट इंडिपेंडेंस से 2-3 साल में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इसमें से लग रहा है। बट ऐसा हो सकता है यूपीएससी के साल 2-3 क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही पूछ ले, वो यूपीएससी के ऊपर है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ऑल्टरनेट ईयर में एक 15 मार्कर देखने के लिए मिल रहा है। 19 में एक 15 मार्कर था, 20 में कोई नहीं था, फिर 21 में एक 15 मार्कर था। ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आर्ट एंड कल्चर से लास्ट ईयर ड्रास्टिकली 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए थे, इस साल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस साल जो जीएस वन में मार्क्स जो होगा, एवरेज मार्क्स भी लोगों के 5-7 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में सब लोग कंफर्टेबल होते नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिख के आते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। लास्ट ईयर हाईएस्ट मार्क्स भी जीएस वन में 115 था। जनरली 120 प्लस होता है, 120 मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। तो 5-6 मार्क्स का वेरिएशन जीएस वन के एवरेज मार्क्स में भी होगा और जो टॉपर्स के मार्क्स हैं उसमें भी होगा। ठीक। तो अब बात करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिले, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा या फिर कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री की जहाँ बात करें तो वो स्टैटिक ही है पूरा पूरा। सोसाइटी और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपको लगता होगा कि पूरा स्टैटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में करंट ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हम एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। पहला भक्ति लिटरेचर की बात कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। ये आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो भक्ति लिटरेचर और उसका इंडियन कल्चर पे कंट्रीब्यूशन, तो दो पार्ट में आप इसको बांट दो। तो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर क्या था, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो भी भक्ति लिटरेचर हुआ करते थे वो लोकल लैंग्वेज में हुआ करते थे। जैसे कि एलिट लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी, तो संस्कृत में भक्ति लिटरेचर नहीं था क्योंकि वो आम लोगों के समझ से बाहर था। तो नेचर यही था कि एकोमोडेटिव था, आम लोगों के समझने लायक था। ठीक है। और उसमें क्या था कि हर तरह के कल्चर, हर तरह का कास्ट और रिलीजन के लोग शामिल हो सके, ऐसा था। और जो भी आपके रूढ़िवादिता हैं, ठीक है, स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट है, उसको दूर करने से रिलेटेड भक्ति लिटरेचर था। तमिल लैंग्वेज में था, तेलुगु लैंग्वेज में था। तो ये सारे लैंग्वेज और लिटरेचर ये सब आप लोग मेंशन कर सकते थे। वचनाज था, जैसे बासवा जो आपके कन्नड़ लिटरेचर में उन्होंने दिया था, वचनाज। बासवा का नाम सुना होगा। ठीक है। बासवा कौन थे, जो आप लिंगायत जो सेक्ट हैं, जो अलग से रिलीजन की मांग कर रहे थे, उनके रिफॉर्मर कौन हुए, बासवा हुआ। तो बासवा ने वचना लैंग्वेज में वचनाज की रचना की
और उसमें अपने जो भी थॉट्स थे या जो भी टीचिंग थी उसमें लोगों को दिया। तो भक्ति लिटरेचर में आप टाइप लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर क्या हुआ कि इंडियन कल्चर और ज़्यादा एकोमोडेटिव होता गया, ठीक है, समावेशित होता गया। अगर हिंदी में बात करें तो कल्चर जो कास्ट का डिफरेंस था लोगों में वो कम होता गया, लोगों में एनिमोसिटी की भावना जो रहती थी वो कम होती गई। तो भक्ति लिटरेचर का यही फर्क पड़ा, ठीक, लोग और ज़्यादा गॉड के करीब आने लगे। जो लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट से थे वो भी अपने आप को गॉड के करीब ज़्यादा मानने लग गए, भगवान के करीब ज़्यादा मानने लग गए। उनको भी ये लगने लग गया कि सिर्फ ये हाई कास्ट या फिर ब्राह्मण लोगों के लिए रिलीजन नहीं है, हमारे लिए भी उतना ही है जितना उनके लिए है। तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से पूछा गया है डायरेक्टली। तो ये आप अगर आप पढ़ते होगे मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही पढ़ा होगा, ब्रह्मो समाज पढ़ा ही पढ़ा है, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन दियोर्जियो, तो उनका ही ये आपने पढ़ा होगा। तो उनके बारे में अलग अलग दो पार्ट बनाते, एक ब्रह्मो समाज और एक यंग बंगाल मूवमेंट जो था हेनरी विवियन दियोर्जियो। ब्रह्मो समाज किसका हो गया, राजा राम मोहन राय। ये आप आराम से मेंशन कर सकते थे। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का हो गया। प्रिंसली स्टेट का जब इंटीग्रेशन हो रहा था इंडिया में तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम क्या थे। फिर आपको क्वेश्चन दो पार्ट में बांट देते इंट्रो लिखने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज अलग से और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम अलग से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या हुआ कि बहुत जगह लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पे हैदराबाद में पुलिस एक्शन कराना पड़ा, ठीक है, जूनागढ़ में रेफरेंडम वगैरह कराना पड़ा। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो गए। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम में वहाँ के जो लोग थे कैसे उनको असिमिलेट किया गया वापस इंडिया में, तो ये आपका सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम हो गया। तो सिर्फ दो तीन स्टेट की बात नहीं कर रहा है, हैदराबाद की बात और सिर्फ जूनागढ़ की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा है। सबका सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम अलग अलग था। अब जैसे मान लो जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना 2015 में जाके क्या बन गया, पूरा पूरा अलग स्टेट बन गया। तो अलग से कुछ स्टेट चाहते थे कि उनको तभी स्टेट का दर्जा मिले, वो नहीं दिया गया। धीरे धीरे क्या करना पड़ा, लिंग्विस्टिक आपकी पॉलिसीज आई, लिंग्विस्टिक लेवल पे स्टेट का गठन किया गया, ठीक है, वैसी कमिटीज बनी, धार कमेटी, जेबीबी कमिटीज, ये सब आपने सुना होगा। तो वो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम वहाँ से भी एड्रेस हुए, वो सारी भी इश्यूज वहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये और बाद में सॉल्यूशन में भी आप कंक्लूजन में सॉल्यूशन वगैरह लिख सकते हो कि इनको कैसे इंडिया ने टैकल किया। तो ये क्वेश्चंस आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और क्या था, अब ये अगला क्वेश्चन आपका सीधे सीधे ज्योग्राफी से है। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हो भी रहे हैं और इस पे क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रही है। GS1 में भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने और GS3 में भी लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा 2019 में भी GS3 में क्वेश्चन यूपीएससी ने लैंडस्लाइड पे पूछा है। तो लैंडस्लाइड GS यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो जो प्रॉब्लम रहेगी, परसिस्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के यूपीएससी उसको पूछेगी। तो आपको उन प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप दो पार्ट बनाए थे, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। दोनों में थोड़े थोड़े सिमिलर कॉज भी आएंगे और थोड़े थोड़े अलग कॉज भी आएंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट में जनरली कॉज आप क्या लिख सकते हो, वेस्टर्न घाट अगर आप ऐसे वेस्टर्न घाट मान लो, ठीक है, तो होता क्या है, नदियाँ रिवर ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक, रिवर ऐसे फ्लो करती हैं और हमने ऐसे रोड्स बना रखे हैं वेस्टर्न घाट पे, मतलब क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम जो ये सड़कें बनाते हैं, रोड्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे ये रिवर्स का लैंडस्केप डिस्टर्ब होता है, वेस्टर्न घाट का लैंडस्केप डिस्टर्ब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है वहाँ लैंडस्लाइड आने का। और ये अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो तो ये चीज़ कोडागो वगैरह में जब लैंडस्लाइड हुआ था तो द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में हर जगह ये आर्टिकल आए थे। तो वो डिफ्रेंशिएशन वगैरह यहाँ पे मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और भी आप पॉइंट जो भी आप पढ़ते हो लैंडस्लाइड में कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया उस वजह से, ठीक है, या ज़्यादा स्टीप स्लोप है उस वजह से। और अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे इंडियन जूलॉजिकल सर्वे वगैरह की, IMD की, तो 80% लैंडस्लाइड जो होते हैं वो रेनफॉल से ट्रिगर किया जाता है। ये आप दोनों में कॉमन लिख सकते हो। तो ये सब करके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड जो है वो इंडिया उसका कंट्री है, फिर भी हमारा माइनिंग कम क्यों है, GDP माइनिंग का जो परसेंटेज है वो कम क्यों है।
तो भैया हमारे पास कोयला है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास बॉक्साइट वगैरह सारी चीज़ें हैं, बट हम इतना माइनिंग कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो माइनिंग नहीं करने के पीछे बहुत सारे रीज़न है कि हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, हम इतना इन पे फोकस नहीं कर पाए जितना बाकी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इन लोगों ने जितना फोकस किया। जापान में तो ऐसे माइनिंग कम है, बट जहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा है, चाइना में काफ़ी ज़्यादा है। इन लोगों ने माइनिंग में बहुत फोकस किया अपने अपने माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, मैन पावर डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। हमारे पास अच्छे कॉलेजेस की भी कमी है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर, ये 2-3 कॉलेज हैं जहाँ पे माइनिंग एक्चुअली अच्छे जगह पढ़ाया जाता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है जहाँ पे माइनिंग पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहते माइनिंग लेने में एज अ प्रोफेशन। तो ये बहुत सारे रीजन आप यहाँ पे लिख सकते थे कि क्यों इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करने में ये भी होता है गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट ले रही है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट मतलब पॉलिसी मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। जो अर्बन वाटर बॉडीज हैं, जैसे मेची रिवर आपका मुंबई में आ जाएगा, वैसे नेकनामपुर लेक है और बिल्लाबदार लेक है, बहुत सारे लेक हैं आपके हैदराबाद में, बेंगलोर में, कोलकाता में, ठीक है। तो दिल्ली का जैसे मान लो आपका यमुना और उसके आसपास का इलाका है, तो ये आपके वाटर बॉडीज़ हैं, अर्बन वाटर बॉडीज़। इन पे अगर इन रिक्लेम करके अगर अर्बन लैंड यूज़ मतलब आसपास बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी तो क्या इम्प्लीकेशन होगा? इम्प्लीकेशन यही होगा कि फ्लड आएगा, और क्या होगा, ठीक है। फ्लड और उससे रिलेटेड सारे इम्प्लीकेशन आप लिख सकते हो। रिक्लेमेशन जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, बट रिक्लेमेशन मतलब उसको क्लेम करके और हम लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह बना दिए या कुछ और कर दिया, ठीक है। बट साथ साथ इसमें आपको सॉल्यूशंस भी डालने पड़ेंगे कि अब जो ऑलरेडी डेड पॉल्यूटेड आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो भी लेक्स पॉल्यूटेड हैं, डेड हैं, उनको वापस रिक्लेम करके उसको आप रिचार्ज के लिए अर्बन ग्राउंड वाटर रिचार्ज फैसिलिटी और बाकी चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो कि वो ज़्यादा आपकी जो सिटीज़ की प्रॉब्लम है वो उसी तरीके से ठीक हो। दोनों साइड आपको दिखाना, तो प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं थे, थोड़ा 2-4 सॉल्यूशन भी आपको लास्ट में लिख देना था। एग्जाम्पल्स देने ही है, बिना एग्जाम्पल्स के इसमें मार्क्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी लिखा है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन की डिमांड भी वही है। ये सीधा देखो, अब ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया ना आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो ठीक है, जीडीपी आप स्टैटिक कंटेंट से आप कर सकते थे, बट ये एग्जांपल आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो साल भर में एटलीस्ट 3-4 वाटर बॉडीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से बार बार पलट पलट के आते ही रहते हैं कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है, चाहे वो बेंगलोर की बात करें, चाहे वो हैदराबाद की बात करें, मुंबई की बात करें, कोलकाता कोलकाता में वेटलैंड जो था उसका इंक्रोचमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये देखो पूरा वोल्केनिक एरप्शन पे पूरा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ कहाँ करेंस हुआ है। तो जनरली प्रीलिम्स के लिए लोग याद करते हैं, वो भी यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, कि कहाँ कहाँ पे कौन का वोल्केनो है, कौन सा इरुप्ट हुआ हो रहा है। वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आता है, बट यूपीएससी ने यहाँ मेंस में पूछ लिया। तो आप ये देख रहे हो कि कैसा थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फैक्चुअल चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछ रही है, फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ रही है, आपको ये भी पता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वोल्केनिक इरप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वोल्केनिक इरप्शन इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपका माउंट एटना जैसे इटली में हो गया, ठीक है, तो और भी जो आपके इंडोनेशिया में या फिर नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उन सब के आपके 3-4 जो भी आपको जितने नाम पता हैं वो मेंशन कर दो, और उनका रीजनल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो उस टाइम पे इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि रीजनल इन्वायरमेंट है, तो पहले तो डस्ट और जो स्मोक है वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ के आसपास का इलाका जो है वार्म हो रहा है, हीट वेव वगैरह आ सकती है। तो ये सारा आप इम्पैक्ट वहाँ पे डाल सकते हो। तो बेस्ट यही होता कि आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाओ और जहाँ जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है उस चीज़ को आप शो कर पाओ। बट उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप अवेयर होनी चाहिए बिल्कुल, तो ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है, अपने आंसर्स को इलेबोरेट करो। तो कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते रहते हो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको एक साथ इंक्लूड कर लिया जाता है। तो सब कॉन्टिनेंट होने के लिए आप बता सकते हो कि जो लैंड है वो ज़्यादा है, ठीक है। लैंड के अलावा इधर से जो हिमालय है
और इधर से वाटर बॉडीज हैं वो बिल्कुल एक डिस्टिंग्विश फीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेथिस सी हुआ करता था हिमालय के पास, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे मर्ज हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या बन गया, हिमालय बन गया। तो एक प्लेट टाइप, बाउंड्री टाइप सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट हुई। तो ये चीज़ लिख सकते हो, पॉपुलेशन वगैरह का फैक्टर दे सकते हो। तो ऐसे 4-5 फैक्टर आप दे सकते हो कि इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। और एक सबका एक शेयर्ड कल्चर भी है, पूरा शेयर्ड वे ऑफ लिविंग भी है। तो एक ये उसको सब कॉन्टिनेंट करने में रोल प्ले करती है। और क्या है, क्लाइमेटिक आप इवेंट की बात करो तो मानसून है, जो बहुत डिस्टिंग्विश्ड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून बहुत डिस्टिंग्विश है, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं की बात कर लो, बांग्लादेश, तो वो भी एक तरह से इसको सब कॉन्टिनेंट बनाने में हेल्प करता है। तो ये आप इसको मेंशन यहाँ पे कर सकते थे। तो ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। मेन स्ट्रीम कल्चरल सिस्टम नॉलेज और ट्राइबल नॉलेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या ट्राइबल नॉलेज का यूनिकनेस है। तो मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम का क्या यूनिकनेस है, मेन स्ट्रीम में यही है कि जो कुछ भी होगा उसका बुक बन जाएगा, उस वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। ट्राइबल में उस वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी बुजुर्ग बताते जाएंगे, और बुजुर्गों को बताने से वो नीचे दूसरे एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। और साथ साथ उनका कैसे बढ़ेगा, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, वो फेस्टिवल के थ्रू उनका कल्चर आगे बढ़ता जाता है, उनका नॉलेज सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। जो लोग सपेरे ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, सांप कैसे पकड़ना है, उनका विष कैसे निकालना है, कैसे बचना है, तो वो उनका यूनिकनेस जो है, ठीक है, किस पेड़ पौधे जड़ी बूटियों का यूज़ करना है, ठीक, तो वो यूनिकनेस उनका होता है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं, बट ये उनका यूनिकनेस बढ़ते आता है। अब सेंटिनलीज ट्राइब का एग्जांपल दे सकते हो, जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, और वहाँ पे रहने के बावजूद भी वहाँ जो भी सुनामी सुनामी वगैरह जो भी आया था 2004 में, उसके बाद भी वो लोग पूरा सरवाइव कर पाए, और जनरेशन से, हजारों साल से सरवाइव करना है, तो कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सारा यूनिकनेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और मेन स्ट्रीम कल्चरल सिस्टम क्या है, मेन स्ट्रीम में फ्यूज चीज़ें ज़्यादा हैं, फ्यूज मतलब ग्लोबलाइज चीज़ें ज़्यादा हैं, इनका थोड़ा सा अलग थलग रहता है, ठीक है। आप वेस्टर्नाइज भी हो रहे हो, आप मॉडर्नाइज भी हो रहे हो, आपका कल्चरल सिस्टम जो है, नॉलेज सिस्टम जो है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, डिजिटाइज भी होते जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अब बात करते हैं अगला, ये भी आपका क्वेश्चन जो है, ये सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। गिग इकॉनमी, गिग इकॉनमी इकॉनमी का हो गया, जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, जिनका नॉर्मल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता, तो उनको हम लोग गिग इकॉनमी का हिस्सा बोल देते हैं। जैसे अर्बन कंपनी से आप बुलाते हैं किसी को, वो लोग गिग इकॉनमी वाले हो गए, ठीक है। अर्बन कंपनी के अलावा आप स्विगी, जोमेटो, ये सब गिग इकॉनमी वाले हो गए। तो इससे औरतों के एम्पावरमेंट पे क्या फ़ायदा होगा, तो आप सोचोगे कि इससे लोगों का एम्पावरमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब जेंट्स लोगों का, औरतों का तो कम दिख रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अर्बन कंपनी से औरतें आ सकती हैं, ठीक है, ब्यूटिशियन वगैरह आ सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट आ सकती हैं, वो लोग अपना आके काम कर सकती हैं। एक चीज़ ये हो गया। गिग इकॉनमी से ये फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी जॉब पकड़ो, कभी भी छोड़ो, कभी भी अपने हिसाब से छुट्टी लो, तो औरत लोग, वुमेन जब चाहें, जब उनकी प्रेगनेंसी हो, उसके अकॉर्डिंग अपना छुट्टी ले सकती हैं, ठीक है। वापस से 6 महीने साल भर बाद वापस से नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं, वापस से जॉब ले सकती हैं। वो किसके बेसिस पे होता है, वो स्किल बेसिस पे होता है, वो इनकी स्किल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो स्किल उनके पास रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एम्पावर वहाँ पे हो रही हैं। और क्या फ़ायदा होगा, वो अपने घर का डुअल बर्डन संभाल सकती हैं। मान लो कोई औरत है, ठीक है, कोई वुमेन है, जो सुबह अपना ऑफिस 8-9 बजे जाती हैं, फिर रात को 7-8 बजे आती हैं, सुबह खाना बना के जाती हैं, आके खाना बनाना पड़ता है। तो घर का बर्डन अलग है, ऑफिस का बर्डन अलग है, क्योंकि यहाँ 9 to 5 जॉब है या जो भी है, वर्किंग आवर ज़्यादा है। गिग इकॉनमी में ऐसा नहीं है, आप वर्किंग आवर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, 4 घंटे 6 घंटे, जैसे आपका सूटेबिलिटी है, आपके फैमिली का सूटेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आप प्रोडक्ट बना बना के आप ई कॉमर्स कंपनियों में, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सब बेच सकते हो। तो गिग इकॉनमी से ये सब फायदा होगा, और ऑब्वियसली औरतों का एम्पावरमेंट होगा। बट कंक्लूजन में आप लिख सकते हो गिग इकॉनमी इज को और ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करे, रेगुलेट थोड़ा अच्छे तरीके से करके, और वुमेन फ्रेंडली बना सकती है कि उनका हरासमेंट और बाकी चीज़ें ना हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
10 मार्कर क्वेश्चन हो गए। अब हम 15 मार्कर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मार्कर क्वेश्चन में बहुत ही पहला इजी क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कि मॉडरेट टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। वाइडर फ्रीडम मूवमेंट के लिए मॉडरेट ने कैसे बेस प्रिपेयर किया। तो मॉडरेट की पूरी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक, कि मॉडरेट ने क्या किया, इकोनॉमिक क्रिटिक दिया, उसमें आप 2-3 बुक्स के नाम लिख दो, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी, और लोग एम जी रानाडे, इन लोगों का नाम लिख दो। ये लोग क्या है, मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट्स और क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करते थे, प्रेयर पिटिशन प्रोपेगेंडा की। मॉडरेट क्या करते थे, बोलते थे हमें बजट में वोटिंग राइट दो। मॉडरेट क्या किया, पूरे इंडिया को यूनिफाई, पॉलिटिकली यूनिफाई करने का काम किया। हर जगह घूम घूम के इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कराया इन लोगों ने। घूम घूम के सेशन होगा तो हर जगह के लोग पॉलिटिकली यूनिफाई हो जाएंगे। लीडर जो आपके यूथ हैं उनमें एक तरह से उमंग आएगा कि हाँ भैया हम भी इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का क्या होगा, उदय होगा, जागरण होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मॉडरेट और क्या किए, बुक के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, या फिर जो भी न्यूज़पेपर से और ज़्यादा इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी थॉट्स हैं उसको पूरे वाइडर मासेस तक पहुंचाया। तो ये सारा काम मॉडरेट ने किया। और फिर इनसफिशिएंट क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रेयर पिटिशन प्रोपेगेंडा तक ही रह गए, बहुत आगे नहीं बढ़े। इनको लगा कि अंग्रेज का ही शासन चलने दो और उसी में हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो इस वजह से इन लोगों का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो क्रिटिसिज्म भी आप 15 मार्कर है, 2-3 क्रिटिसिज्म आप लास्ट में डाल सकते हो, ठीक, क्योंकि कमेंट है, कमेंट में आपको अपने अकॉर्डिंग कमेंट करना होता है कि आप क्या समझते हो, कैसे उन्होंने वाइडर भेज दिया। तो ये करके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। और बात आती है कि महात्मा गांधी की, ये भी आपका 15 मार्कर जो है ये डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे आए थे इस बार और इजी आए थे। तो अब बात कर रहा है कि अगर हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करें तो 1920s के अराउंड ये हुआ, ठीक है, 1930s के अराउंड ये हुआ। तो इस 10 साल में महात्मा गांधी ने क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए। तो अब आपको पता होगा कि महात्मा गांधी स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल के पे काम करते थे, ये उनका मेथड था। ट्रूस मतलब कि थोड़ा शांति, उसमें वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाते थे। स्ट्रगल मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्ट्रगल मतलब सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। तो ये ट्रूस वाले टाइम के बारे में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें इन लोगों ने, महात्मा गांधी ने क्या किया, हरिजन नाम कोट किया दलित लोगों के लिए, उनको अनटचेबिलिटी वगैरह से निकालने के लिए वहाँ पे काम स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है। उसके लिए समिति में कमेटीज भी फॉर्म की। उसके अलावा क्या किया, उसके अलावा चरखा इकोनॉमी चलाने के लिए खादी वादी पे बल दिया कि बाकी जो लोग होंगे, जो लोग हैं, फॉरेन क्लॉथ छोड़ें और इंडियन क्लॉथ पकड़ना स्टार्ट करें, पहनना स्टार्ट करें। जो वुमेन है, वुमेन से घुलना मिलना स्टार्ट किया कि उनको लगे, वुमेन को भी लगे कि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। कम कपड़े पहनना स्टार्ट किया, सफाई मूवमेंट पे जोड़ दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो और भी गांधी जी का ये भी मानना था कि जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वराज कैसा होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक कल्चरल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत आप मेंशन कर सकते हो। और साथ में थोड़ी बहुत गांधी जी की खिंचाई कर सकते हो, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो नहीं करना। खिंचाई कैसे करनी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि आप जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दलित लोगों के लिए चला रहे हो तो इसमें दलित लोगों को भी इंक्लूड करो। तो गांधी जी ने दलित लोगों को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, उनको लगा कि चलो ठीक है, जो जो भी वॉलेंटियर हैं, जो नॉन दलित वॉलेंटियर हैं, वो जाके दलित लोगों का हेल्प करें, उनकी सेवा करें, ठीक है, उनके साथ घुले मिले, उनसे अनटचेबिलिटी दूर करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो गांधी जी अपना प्रोग्राम चला रहे हैं तो अपने तरीके से चलाएंगे। अम्बेडकर जी को जैसे चलाना है वो अपने तरीके से चलाएं। तो अम्बेडकर जी ने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया और बोला कि गांधी जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, पूतना की तरह प्रोग्राम है कि दूध पिलाने के लिए आती है पूतना, लेकिन एक्चुअली में वो क्या पिला रही होती है, विष पिला रही होती है। तो थोड़ा गांधी और अम्बेडकर का टसल चलता रहता था। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस लिख देना है कि इट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय अम्बेडकर बिकॉज ही डिडंट इंक्लूड दलित देमसेल्फ इन हिज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रिगार्डिंग दलित। तो ऐसा एक दो पॉइंट आप लिख सकते थे, और बाकी नहीं भी लिखते तो आपका आंसर यहाँ पे चलता, ठीक है। आगे आगे फिर हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया।
देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वार के बीच में डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के लिए क्या सीरियस चैलेंज आया, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के लिए दो वर्ल्ड वार में बहुत सारे चैलेंज आए, फासिज्म, नाजिज्म, ये सब हिटलर उटलर इसी टाइम पे तो पैदा हुए, ठीक है, हिटलर मुसोलिनी इसी टाइम पे तो ये लोग एक्टिव थे बहुत ज़्यादा। तो वो ऑब्वियसली वो लोग डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के लिए क्या थे, चैलेंज थे। और क्या हुआ इस टाइम पे, और भी बात सकते हो, कम्युनिज्म की बात कर सकते हो, रशियन रिवोल्यूशन वगैरह हुआ, बोल्शेविक रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूरे यूएसएसआर की स्थापना भी गठित भी तभी हुआ। तो वो ऑब्वियसली यूएसएसआर डेमोक्रेटिक तो नहीं था ना, तो आप कम्युनिज्म का एक्सपेंशन मेंशन कर सकते हो, नाजिज्म फासिज्म मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वर्ल्ड में और क्या हो रहा था, जापान ने चाइना से मंचूरिया कैप्चर कर लिया, जहाँ पे आप मंचूरियन खाते हो ना, तो मंचूरिया जगह है एक पूरा चाइना में, अभी तो चाइना के पास ही है। चाइना ने उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के टाइम में कैप्चर कर लिया था, सॉरी जापान ने कैप्चर कर लिया था चाइना से। तो वो भी डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के लिए एक तरह से खतरा बनने का काम कर रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और लीग ऑफ नेशन भी फेल कर गया था, ये भी दोनों वर्ल्ड वार के बीच हुआ था। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे 13th क्वेश्चन में, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो उसको काम चलाऊं तो लिख ही सकता है। आगे बात करें तो पूछ रहा है ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। माइनर की बात भी नहीं कर रहा वो, आपको मेजर बताने हैं। एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विथ एग्जांपल। दो पार्ट में क्वेश्चन हो गया, एक माउंटेन रेंजन के बारे में बात करो और दूसरा लोकल वेदर कंडीशन पे वो क्या इफेक्ट डालते हैं उनकी बात करो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप आपने नहीं बनाया तो ऑब्वियसली आप मार्क्स क्या करोगे, लूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे उम्मीद है कि आप वर्ल्ड मैप बनाते, ठीक है, और वर्ल्ड मैप बना के आप बताते कि क्या क्या आपका क्या हो रहा है, माउंटेन रेंजेस क्या हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड मैप यहाँ पे बनाना था और माउंटेन रेंजेस दिखाने थे। इंडिया के पास आप पूरा हिमालय सिस्टम दिखा सकते हो, हिंदू कुश माउंटेन दिखा सकते हो, पामीर नॉट दिखा सकते हो, जितना आपको पता है दिखाओ। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो ज़्यादा अच्छा करके आए होंगे, एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका वाले पोर्शन में। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर इंडिया का मानसून वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी अलग अलग कॉकस माउंटेन यहाँ पे हैं, तो सारे माउंटेन सिस्टम क्या कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, डेजर्ट कैसे फॉर्म कराते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो लोकल विंड्स चलती है, चिनूक वगैरह यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, और अलग जगह यहाँ सिरुको चलती है, तो ये लोकल विंड कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका माउंटेन पे कैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल आप पढ़ते हो, ओरोग्राफिक तो किसके वजह से होता है, माउंटेन की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें विथ एग्जांपल, आप जो भी एयर सिस्टम है, मानसून है, ये मानसून क्या एग्जांपल ही तो है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करना है। और ऑब्वियसली अगर माउंटेन रेंजन का आप जिक्र करो और आप वर्ल्ड मैप नहीं बनाओ तो इसमें मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड मैप बनाना एक तरह से यहाँ पे कंपलसरी था आपके लिए, ठीक। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस and glacier of the Antarctic differently affect the weather pattern and human activities on the earth। आर्कटिक आइस का मेल्टिंग और अंटार्कटिक का मेल्टिंग कैसे इफेक्ट कर रहा है वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटीज को अर्थ पे, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप आर्कटिक का आइस ले लो, ठीक है, उसके पिघलने से वेदर पैटर्न पे इफेक्ट और ह्यूमन एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट लिख दो, 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट, ठीक है। फिर अंटार्कटिक का आइस जो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उसके वेदर पैटर्न पे इफेक्ट और उसका ह्यूमन एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट लिख दो, ठीक है। ऐसे करके आप क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हो और आप आराम से लिख सकते हो, ठीक। अगर आपके वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हो कि आर्कटिक का हम अलग पॉइंट क्या दिखाएं, अंटार्कटिक का अलग पॉइंट क्या दिखाएं, सिर्फ उस केस में आप एक से क्लब करके लिख दो। बट ये क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंटली बात कर रहा है, तो अलग अलग लिखना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर माना जाएगा। आर्कटिक आइस अगर मेल्ट कर रही है तो इससे क्या वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एक दोनों में जो कॉमन चीज़ लिख सकते हो कि एल्बुडो इफेक्ट जो है, आइस कहीं भी मेल्ट करेगा तो आइस क्या करता है, बहुत सारा स्नो जो होता है, बहुत सारा आपका जो सन का रे है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वार्म नहीं होने देता है। अगर वो पिघल गया, आइस बन गया, आइस की जगह पानी बन गया, तो पानी जल्दी गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा,
उससे आसपास और गर्मी पड़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा एक्सेंचुएट होता जाएगा। तो ये दोनों जगह एक प्रॉब्लम आप दिखा सकते हो। अगर आपको कोई रिपोर्ट पता हो, आईपीसीसी की रिपोर्ट, जिसमें आर्कटिक सर्कल में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है, जो 150 साल में सबसे ज़्यादा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वेदर पैटर्न वगैरह पे हीट वेव वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मेल्ट होगा तो वहाँ पे आप क्या करोगे, शिप इंडस्ट्री करोगे का काम स्टार्ट करोगे, नेविगेशन ईजी हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक। और सिमिलरली अंटार्कटिक के लिए आपका वेदर पैटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अंटार्कटिक वाला जो है, जो मेरिडाइनल अटलांटिक मेरिडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है वो वीक पड़ता जा रहा है, ठीक है। और भी आप वेदर पैटर्न पे इम्पैक्ट उसकी वजह से लिख सकते हो। काफ़ी हद तक 2-3 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, 1-2 पॉइंट आप डिफरेंट डाल दो तो आपका काम चल जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी लगभग सिमिलर टाइप के इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर आप वर्ल्ड मैप बनाने की यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 में मिनरल ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। मिनरल ऑयल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन है। मल्टी डायमेंशनल मतलब पॉलिटिकल, ठीक है, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, जो भी इम्प्लीकेशन, सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज, जो भी इम्प्लीकेशन है, वॉर, टेररिज्म, सब आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो अब मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस से आप क्या बनाओगे, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में दिखाओगे कि मिनरल ऑयल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। पर्सियन गल्फ वगैरह जो है, इधर का इलाका, अरब कंट्रीज है, उसमें मिनरल ऑयल ज़्यादा है, ठीक है। फिर आप वेनेजुला दिखा दोगे, वेनेजुला, इक्वेडोर, मतलब ओपेक कंट्रीज आपको सीधे सीधे याद है। ओपेक प्लस कंट्री पता है, जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो आप वो चीज़ दिखा सकते हो। आजकल कार्टेलाइजेशन इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा ऑयल को कंट्रोल करके बैठे हैं। तो ये वहाँ से क्वेश्चन एक तरह से मिला के यहाँ पे आई, इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा डायमेंशन निकाल के पूछ लिया गया। तो इम्प्लीकेशन वही है कि वो लोग ओपेक बना के बैठे हैं, ऑयल की प्राइस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वहाँ आसपास क्या होता है, आसपास टेररिस्ट भी सोचते हैं कि उन इलाकों पे कब्जा कर सकें, इलाकों पे कब्जा करके क्या होगा, वो ऑयल पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ये सारा आप मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन कर सकते हो। उन उन जगहों की जनरली पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे चाइना जगह जैसे बड़े कंट्रीज़ क्या हैं, चाहते हैं कि जाके अफ्रीका में, अफ्रीका वगैरह या जहाँ भी ऑयल ज़्यादा है और अनएक्सप्लोर्ड है, तो अनएक्सप्लोर्ड है तो वहाँ पे जाके वो लोग क्या करें, एक्सप्लोर करें। तो एक तरह से एक नया थिएटर बन गया है, जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिक्स का नया थिएटर बन गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करी होगी जिन्होंने मीन्स दिया होगा। जो नहीं दिया, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि कैसे कैसे आपको डायमेंशन खोलने होते हैं और किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India? Major cities of India में क्या implication आपके हुए IT इंडस्ट्रीज के आने से। और सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी का क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी IT इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ है, बेंगलोर है, पुणे है, दिल्ली एनसीआर रीजन है, मुंबई है, हैदराबाद है, वो आप पूरा इंडिया का मैप बना के आप वहाँ पे शो कर सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आपको पॉजिटिव भी दिखाने हैं और नेगेटिव भी दिखाने हैं। पॉजिटिव में जो भी उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं वो उनका विस्तार होता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बढ़ती है। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में आप वहाँ उन शहरों में अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, अर्बन स्प्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है। अर्बन स्प्रॉल मतलब आसपास के इलाकों में अनसस्टेन्ड अर्बनाइजेशन जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिखाना है और पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी दिखाना है, दोनों तरह के इम्प्लीकेशन आपको दिखाना है, ठीक है। 18 की बात करते हैं। 18 भी आप देखोगे तो डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इंडिया में उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये आपको डिटेल में बताना है। तो जनरली आप पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ते नहीं हो, बट पॉपुलेशन करके टॉपिक आपका है इंडियन सोसाइटी में। तो आप ब्रॉडली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस्ड आप लिख सकते हो। अगर आपको पॉपुलेशन एजुकेशन दिया जाए तो क्या होगा,
पॉपुलेशन एजुकेशन देने से ये फ़ायदा होगा कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं कैसे फैलती हैं वो आप समझ पाओगे, उनको ठीक कर पाओगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, जो भी ट्यूबेक्टमी है और वैसेक्टमी है, मतलब कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है और क्या सेफ़र वे है कंट्रोल करने, क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है कंट्रोल करने का, उसको आप यूज़ कर पाओगे, ठीक। पॉपुलेशन एजुकेशन के और फ़ायदे क्या हैं कि आप गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वैसी अच्छी पॉलिसी बना पाएगी लोगों के लिए। तो ये सारा पॉपुलेशन एजुकेशन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो और उन इलाकों को टारगेट किया जा सकता है कि पॉपुलेशन एजुकेशन से आपको ऐसी पॉलिसीज़, कोर्सिव पॉलिसीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी फिर गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट बेस्ड पॉलिसी बनाया नहीं, 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो ये दिक्कत, वो काम, ये मतलब जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी लागू किया कि उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर उनको एजुकेट किया जाए तो ये सब पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, ये कम से कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा पॉपुलेशन एजुकेशन से फ़ायदा हो जाएगा और अचीव करने के लिए आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर रख सकते हो। लॉन्ग टर्म मेजर मतलब कि आप स्कूल से ही बच्चों को ऐसा पढ़ाना स्टार्ट करो। शॉर्ट टर्म मेजर मतलब कि गवर्नमेंट क्या करे, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब मीडियमों से, चाहे तो अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, इन लोगों से एडवर्टीजमेंट कराना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और आसपास के जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको ट्रेन करना स्टार्ट करें, जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले वर्कर हैं उनको ट्रेन करना स्टार्ट करें, जो डीएम लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग हैं, वो कैंप लगाना स्टार्ट करें वीक में, महीने में, और कैंपिंग से वहाँ जाके वहाँ के लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, कैसे फ़ायदे हैं। ये आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेजर डालो, इसमें 15 मार्कर है। तो ये सब चीज़ें अगर लिख के आए हो तो आप अच्छा लिख के आए हो। क्रिप्टो करेंसी बता दो, ये क्रिप्टो करेंसी तो आजकल सभी जानते हैं, यही है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर यही है करके अपने भाई साहब जो हैं आयुष्मान खुराना, वो इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब ये इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं पूछा, इंडियन सोसाइटी में पूछा, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी। ग्लोबल सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं। तो सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करेगा, तो सोसाइटी इफेक्ट होती हुई कि ही कुछ भी चेंज आता है उससे सोसाइटी इफेक्ट होती है। ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट हमें पढ़ना है, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो कि ग्लोबलाइज्ड है। तो ग्लोबल सोसाइटी में इफेक्ट ये पड़ रहा है कि लोग गवर्नमेंट के थोड़ा अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का जो फियाट करेंसी है, जो किसी नेशनल करेंसी कहीं की है, उसको लोग छोड़ के क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट की जरा डिसओबे वाली भावना आ रही है, ओबीडियंस जो है वो कम हो रहा है। तो ये आप इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी पे दिखा रहे हो। हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो इसमें भी आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक इंडियन सोसाइटी पे देखने के लिए नहीं मिला है, बट देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन वो भी है कि इंडियन वाले लोग भी सोच रहे हैं हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिसओबे, गवर्नमेंट के लिए डिसओबे की भावना को ये लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आप इम्पैक्ट डाल सकते थे। इकोनॉमी से रिलेटेड पूछता तो बहुत सारे डायमेंशन हो सकते थे। अगर सोसाइटी रिलेटेड पूछ दिया तो थोड़ा डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गया, कम हो जाएंगे, या फिर आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने के लिए लोगों के पास एग्जाम में एग्जैक्टली नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज है उसमें हम कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो अभी सारे फेस्टिवल हुए ना, लोहड़ी हुआ, उसके अलावा मकर संक्रांति, तो यही है ना ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज की। जो भी नया वर्ष आ रहा है, ठीक है, उसमें हम कैसे अपने सोशल वैल्यूज हैं उसको मेंटेन करते हैं। फिर बाद में वैशाखी आएगा तो क्या करते हैं, जब भी कल्टीवेशन, सोइंग का टाइम आता है, खेती वगैरह का टाइम आता है, स्टार्ट होता है, तो हमारे सोशल वैल्यूज वही है कि हम पूजा अर्चना करते हैं, भूमि पूजन इस एक तरह समझ लो। तो हम उसी कल्चर के थ्रू करते हैं, उसी ट्रेडिशनल वैल्यूज को इन्हीं सब तरीकों से करते हैं, ठीक है। रिचुअल्स को कैसे करते हैं, तो हम थिएटर से, ठीक है, जो भी अपने कालबेलिया, छाऊ डांस, ये सब है, वो क्या है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज को आगे इंडियन सोसाइटी में आगे ले आने का तरीका है, ठीक। और एनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस, क्या चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं। अब आजकल ये सब जो कल्चरल फेस्टिवल हैं इनकी जगह पे सेकुलर फेस्टिवल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सेकुलर फेस्टिवल क्या है, मदर्स डे, फादर्स डे, इसमें किसी रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, ये सब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो चेंजेस यही हैं कि आजकल के यूथ इन सब चीज़ों को, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ को क्या मान रहा है, पैरोकियल मान रहा है, अनयूजफुल मान रहा है।
तो उससे रिलेटेड आप चेंजेस आपको जो चैलेंजेस है दिखा सकते हो, और चेंज यही सब ले रहे हैं, ठीक है, कि हमारे ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज जैसे मान लो क्या है, वन फैमिली सिस्टम या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट के क्या बन रही है, सिंगल पेरेंट वाली या फिर डबल पेरेंट में भी न्यूक्लियर फैमिली वाली सिस्टम बन रही है। जो ओल्ड लोगों का रिगार्ड होता था, जो रिस्पेक्ट होता था, वो कम होता जा रहा है। ओल्ड लोगों को पहले लोग क्या समझते थे कि ये रिजर्वायर ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के कामों में इनका यूज लिया जाता है। आजकल हम लोग उनको यूजफुल अनयूजफुल समझ रहे हैं, कि यूजलेस समझ रहे हैं एक तरह से, कि टेक्नोलॉजी बदल गई है तो बूढ़े लोगों का ऐसा यूज नहीं रहा। तो ये सब चेंजेस आप इनुमरेट, मतलब आपको लिख देना पॉइंट वाइज, 4-5 पॉइंट आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर, पूरे पेपर में आप देखोगे तो सोसाइटी की जो टॉपिक है उसमें भी क्रिप्टो करेंसी, रिसेंट चेंजेस, ठीक है, तो रिसेंट पॉपुलेशन एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें अब पॉपुलेशन एजुकेशन क्या था, अगर आप डिबेट, अब जब यूपी में टू चाइल्ड पॉलिसी वाली पॉलिसी आ रही थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे आर्टिकल निकल रहे होंगे, तो बहुत सारे आर्टिकल में कुछ लोगों ने सोल्यूशन लिखा होगा, कुछ स्कॉलर्स ने, कि नहीं इससे अच्छा तो हम पॉपुलेशन एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करें, तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछना क्वेश्चंस को, ये सारे काम यूपीएससी करती है, ठीक। तो आप करंट से अपडेटेड रहो, बट बिना स्टैटिक अच्छे से पढ़े ऑब्वियसली आपके मेंस का पेपर ढंग से, आपका अच्छे से स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। सिर्फ करंट करंट पढ़े रहोगे तो एक दो पॉइंट से ज़्यादा आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। स्टैटिक भी अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप उसमें फॉर्डर पॉइंट अच्छे से इंक्लूड कर पाओगे। तो ये हुआ आपका जीएस पूरा वन, पेपर वन। आई होप आपको मज़ा आया हो, समझ में आया हो। अगर आया हो तो फटाफट हमारे चैनल को खटाक से लाइक करो, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।